हेलो गाइस, वेलकम बैक। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। टुडे इज क्लास 10। ओके, एंड लेट्स सी, आई होप ये शायद क्लास में यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने मिडिल इंग्लिश स्टार्ट किया था, और मिडिल इंग्लिश ग्रामर तक हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। नाउन में, जैसे नाउन में क्या क्या वेरिएशन आए थे, उसके केसेस होते थे नाउन में भी, जो कि सिंप्लीफाई कर दिया गया था, और सिर्फ पॉजिटिव केस को रिटेन किया गया, बाकी सारी चीजों को इराडिकेट कर दिया गया। तो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन गाइस, लाइक एज यू नो कि लाइक मेरी एक्सीडेंट हो गई थी 5-6 डेज पहले, एंड कुछ 5-6 डेज पे मैंने एक ही वीडियो डाला था। एंड yesterday I got day before yesterday I got my hand plastered, so finally मेरे हाथ प्लास्टर हो चुकी है। so अब आपको क्लासेस डेली मिलेंगी, एंड मंडे से सैटरडे एटलीस्ट 6 डेज कोशिश करूंगा संडे को भी आप लोगों के लिए क्लासेस अपलोड करने का। ठीक है, ब्रेक नहीं होगा, एंड मे बी किसी किसी दिन हम दो दो क्लासेस भी ले लेंगे। ठीक है, सो मेरा टारगेट ये है कि अभी तक हमारा ये 10वां क्लास है, और 19th को टेंटेटिव डेट है आपका जेपीएससी पीटी का। तो अगर पीटी होता है, अगर शिफ्ट नहीं भी होता, मान लेता हूं कि चलो दैट इज द डे, दैट इज द डे व्हेन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी हेल्ड, तो भी 19 तक मेरा ये टारगेट रहेगा कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर मैं खत्म कर दूं, ताकि पीटी के बाद अगर 3 मंथ्स का टाइम देता है, ठीक है, या 90 डेज नहीं भी दे, 75 डेज दे, जो शायद पिछले बार दिया था, बट चलो रफली मैं 90 डेज मान लेता हूँ, तो एटलीस्ट बचे हुए जो हमारे पोर्शंस होंगे, जैसे प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, ड्रामा हो गया, नॉवेल हो गया, ग्रामर हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, एंड ऐसे राइटिंग हो गया, ये हम 2 मंथ में खत्म कर लेंगे, 2 मंथ्स में खत्म कर लेंगे। एंड आखिरी जो 1 मंथ बचेगा लास्ट का, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आप प्रीवियस क्वेश्चंस, जो हम हर सेशन के बाद में आप लोगों को क्वेश्चंस देता चला जा रहा हूं, वो क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि एक 1 फुल मंथ फुल फ्लेजेडली आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो 19 तक सेक्शन 1 एंड सेक्शन 5, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो दोनों 35-35 मार्क्स का, वो मेरा टारगेट रहेगा खत्म कर देने का। मोर और लेस 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, इसके लिए मैं डेली क्लासेस लूंगा, हो सकता है 2-2 क्लासेस भी अपलोड किसी किसी दिन करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख के ग्रुप में सेंड कर सकते हो गाइस। आई मेक श्योर दैट आई डू माय, आई डू जस्टिस टू योर आंसर्स। I'll try to check it as, you know, fairly as possible, to give you, or to tell you what are the areas where you are lacking, or the rectification that you do, that you can do to, to to make your answers better. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज का सेशन। आज के सेशन में हमें प्रोनाउन से स्टार्ट करना है। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने देखा था, ठीक है, पिछले क्लासेस में जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल रीकैप, हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लासेस में? हमने पढ़ा था मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग क्या होती है, प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, उसके बाद मिडिल इंग्लिश ग्रामर क्या होता है हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने नाउन देखा था, नाउन में क्या क्या एलिमेंट्स चेंज होता है, जेंडर। ठीक है, एक सेकेंड, आई होप ये नहीं हुआ, जस्ट मिनट गाइस, शायद मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया। तो मैं थोड़ा रिकैप दे देता हूँ, आई होप आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, चलो, तो मिडिल इंग्लिश से हमने स्टार्ट किया था, तो मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी हमने पढ़ लिया था उसके पहले, मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, मिडिल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, मिडिल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में क्या क्या वेरिएशन आए, चेंजेस आए। फिर मिडिल इंग्लिश ग्रामर पिछले क्लासेस में हमने देखा था, इसमें नाउन में क्या चेंजेस हुआ ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, नंबर, केस। ठीक है, फिर एडजेक्टिव में क्या क्या चेंजेस हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि एडजेक्टिव को भी जनरली जेंडर स्पेसिफिक रखा गया था, केस स्पेसिफिक रखा गया था। ठीक है, फिर आज हमें करना है दैट इज प्रोनाउंस। ओके, चलो तो शुरू करते हैं आज का क्लास बिना देर किए। प्रोनाउन, सबसे पहली बात, हाउ इट चेंज्ड। तो सबसे पहला वेरिएशन आता है पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? आई, यू, ही, शी एंड दे। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस केप्ट मोर ऑफ देयर ओल्ड इंग्लिश फॉर्म्स देन नाउन्स डिड। कहने का मतलब क्या हुआ कि नाउन में जितना ज्यादा वेरिएशन आया कंपेयर फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, उसके कंपेरेटिवली प्रोनाउंस में चेंजेस थोड़े कम हुए, लेकिन हुए जरूर। ठीक है, बिकॉज यू स्टिल नीडेड डिफरेंट वर्ड्स,
ठीक है, टू टेल अपार्ट ही शी एंड दे, बट थ्री थिंग्स डिड चेंज। मतलब नाउन के जितना चेंज नहीं हुआ, नाउन में जितना ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, उतना चेंज नहीं हुआ, बट तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस तो हुआ। और भी कुछ कुछ चेंजेस हुए, हम लोग देखते हैं। जो पहला है द डुअल फॉर्म विट मीनिंग वी टू डिसअपियर्ड इन द 13th century. इंग्लिश नो लॉन्गर हैड अ स्पेशल वर्ड जस्ट फॉर टू ऑफ अस। अब इसका मतलब क्या हो गया? हम लोग पढ़ते हैं सिंगुलर, हम लोग पढ़ते हैं प्लूरल, बट ओल्ड इंग्लिश में सिंगुलर होता था, दो के लिए डुअल होता था, दो से ज्यादा है तो प्लूरल होता था। तो ये जो डुअल फॉर्म था ये रिमूव कर दिया गया। ठीक है, ये चेंजेस हुआ पहला। सेकंड क्या है? द डेटिव एंड एक्यूजेटिव फॉर्म मर्ज्ड इनटू वन, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। ये क्या कह रहा? बहुत सारे केसेस थे डेटिव और एक्यूजेटिव, इसको मर्ज करके किसमें बना दिया गया? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस आपको पता है वर्ब के बाद होता है, जैसे मी, हिम, हर, देम, ये सब ऑब्जेक्टिव केस हो गया। तो ये जो डेटिव और एक्यूजेटिव है वो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर गया। ठीक है, और यहां से निकल के आता है मी, हिम और हर, जो आज भी हम लोग एक मॉडर्न इंग्लिश में भी यूज करते हैं, सिर्फ ये मिडिल इंग्लिश तक लिमिटेड नहीं था। थर्ड, दे एंड देम वर बोरोड फ्रॉम स्कैंडिनेवियन लैंग्वेजेस। दे और देम जो आज हम लोग मॉडर्न लैंग्वेज में भी यूज करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में भी यूज करते हैं, वो जनरली यूज किया जाता है, मतलब बोरो किया गया, वो बोरो किया गया स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से। तो ओल्ड इंग्लिश यूज्ड हाई और हेम को चेंज कर दिया गया दे और देम में, मतलब रिप्लेस कर दिया गया। हाई जो मैं यहाँ पे कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा हूं, हाई और हेम को चेंज कर दिया गया दे और देम में। ठीक है, सो वी यूज दे और देम एवरी सिंगल डे एंड वी हैव स्कैंडिनेवियन वाइकिंग्स टू थैंक फॉर दोज वर्ड्स। मतलब ये फ्रेंच इन्फ्लुएंस नहीं थे, ये दोनों स्पेसिफिक प्रोनाउंस की मैं बात कर रहा हूं, ये स्कैंडिनेवियन। फिर कुछ चेंजेस आए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में भी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब यहाँ द कब यूज किया जाता था, इसको भी ये लोग यूज करते थे। द को जनरली आज हम लोग डेफिनेट आर्टिकल की तरह यूज करते हैं, बट यहाँ समझना, in Old English, demonstrative words like this or that had three genders. अब सोचो कि this और that को क्या आज हम लोग जेंडर स्पेसिफिक यूज करते हैं? नहीं करते। this मेल, मैस्कुलिन, फेमिनिन, फीमेल के लिए भी यूज हो सकता है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं है कि दिस का एक अलग वैरायटी वाला वर्ड होगा जो मैस्कुलिन वर्ड्स के लिए लगेगा और फेमिनिन के लिए अलग लगेगा या न्यूट्रल जेंडर के लिए अलग लगेगा। नहीं, ये कॉमन है। मतलब जेंडर का जो बोल सकते हैं ना इन्फ्लुएंस है वो रिमूव हो गया, पहले होता था इसमें। तो जनरली पहले क्या होता था, ये जो ओल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस थे इसमें तीन जेंडर था, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। दो नंबर्स होते थे, सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया, एंड 4 और 5 केसेस होते थे, नॉमिनेटिव, डेटिव, एक्यूजेटिव, ऑब्जेक्टिव। तो इतने वेरिएशन सिर्फ दो वर्ड्स में किए जाते थे, जो कि सारी चीजों को स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया था मॉडर्न इंग्लिश में भी। अब यहां समझना से, जिस ये से वर्ड से प्रोनाउंस कर रहा है, ऊपर में मैक्रोन लगा हुआ है। मैक्रोन का मतलब लॉन्ग वॉवेल है। लॉन्ग वॉवेल को कैसे समझते हैं? ऊपर में ये लगा रहता है, दैट इज मैक्रोन। से को द बना दिया गया, जो डेफिनेट आर्टिकल बना आज के एवरीडे वर्ड का। PAET, पैट, इसको बना दिया गया दैट, जो आज भी हम लोग यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो से द बना, पैट से द दैट बना। ठीक है, ये रहा प्रोनाउंस में चेंजेस। अब आते हैं मिडिल इंग्लिश में। मिडिल इंग्लिश में वर्ब में क्या चेंजेस हुआ? अब वर्ब के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे वीक वर्ब्स क्या होते थे, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होते थे। ठीक है, सॉरी, अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। Along with general trend of endings became simpler, verbs went through some specific changes in Middle English. Verbs में क्या क्या चेंजेस हुआ? सबसे पहला चेंज, verb endings merged together. Verb endings merged together का मतलब क्या हुआ कि in Old English different verb forms had different endings. जैसे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? आज एक मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग इन्फिनेटिव बोलते हैं 2+V1, जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब में पढ़ते हैं, जेरेंट, पार्टिसिपल इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव को ये लोग एक्सप्रेस करते थे एन लगा के। हम लोग क्या यूज करते हैं? 2+V1, जैसे टू रन, टू जंप, टू स्लीप, टू टॉक,
उनके लिए एन था। पास्ट प्लूरल के लिए ये लोग ऑन यूज करते थे, और पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के लिए ईएन यूज करते थे। एज अनस्ट्रेस्ड वॉवेल वीकेंड, जैसे अनस्ट्रेस्ड वॉवेल कमजोर हो गए, ऑल दीज एंडिंग्स, ये जितने भी एंडिंग्स हैं, चाहे एन का एंडिंग हो गया, चाहे ये ऑन वाला एंडिंग हो गया, चाहे ईएन वाला एंडिंग हो गया, ये फाइनली किस में बदल गया? एन में बदल गया, और बाद में इस एन को भी ड्रॉप कर दिया गया, हटा दिया गया। अब यहां पे एक डेटा आता है कि कैसे वर्ब्स में भी मल्टीपल एंडिंग्स हुआ करते थे जो सिंप्लीफाई कर दिए गए। इन्फिनिटिव के लिए एंड लिखोगे आप, पास्ट प्लूरल के लिए ऑन लिखोगे, और पास्ट पार्टिसिपल के लिए ईएन का यूज करोगे, जो आज भी कहीं कहीं पास्ट पार्टिसिपल में ईएन यूज होता है, जो आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये सिंप्लीफाई किया गया। पहले लिखना ये तीन के तीन एन ओ एन ई एन को एन में चेंज किया गया, और एग्जाम में सिर्फ ऐसे नहीं लिखना आपको कि ए एन है या ओ एन है या ई एन है, नहीं। ए एन किसके लिए था? इन्फिनेटिव के लिए। ओ एन किसके लिए था? पास्ट प्लूरल के लिए। ई एन किसके लिए था? पास्ट पार्टिसिपल के लिए, जिसको सिंप्लीफाई करके एन में चेंज किया गया, और बाद में एन को भी रिमूव कर दिया गया। तो ये चेंजेस, ग्रेजुअल चेंजेस देखने को हमें मिले, किसमें? वर्ब एंडिंग्स में मिले, वर्ब्स में मिले थे। ठीक है, फिर आता है वर्ब्स में और क्या क्या चेंजेस हुए। तो वीक वर्ब्स एंड रेगुलर वर्ब्स ग्रेटली आउटनंबर्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। मतलब हमने पढ़ा है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या होता है, जिसको आज हम लोग इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। वीक वर्ब्स क्या होता है, जिसको हम लोग रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो जो कमजोर थे वो जीत गए, जो स्ट्रॉन्ग थे वो हार गए। ये याद करने का तरीका। अब जैसे समझना, वीक वर्ब्स क्या होता है? वीक वर्ब्स होता है जिसके लास्ट में ईडी लगा देते हैं हम लोग, प्ले का प्लेड। ठीक है, समझ में आया? और स्ट्रॉन्ग वर्ब्स क्या हो गया? इंटरनल वॉवेल का चेंज होता था, ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होता था। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स का यूज कम होने लगा, वीक वर्ब्स का यूज ज्यादा होने लगा। ठीक है, अब समझते हैं। वीक वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स, याद रखिएगा, वीक वर्ब्स आर रेगुलर वर्ब्स एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर इरेगुलर वर्ब्स। दे फॉर्म देयर पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी। तो वीक वर्ब्स का पास्ट टेंस हम लोग कैसे बनाते हैं? जैसे प्ले अगर वर्ड लिखे हम लोग, V1 बोलते हैं ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे? V1। अब इसका अगर आपको V2 बनाना है तो आप क्या करोगे? आप इसमें प्ले में ईडी लगा दोगे, प्लेड हो गया। तो इसमें ईडी लगा देते, फिर जैसे वॉक का वॉक्ड हो गया। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स में क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर इरेगुलर। जैसे सिंग, आई है, सिंग के आई, आई जो इंटरनल वॉवेल है ए में चेंज कर गया, ये आई ए में चेंज कर गया, इसको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहते हैं, और इसको इरेगुलर वर्ब्स कहते हैं। तो इरेगुलर वर्ब्स का यूज कम होने लगा, रेगुलर वर्ब्स का यूज ज्यादा होने लगा। इरेगुलर यानी ओल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कम हो गए, वीक वर्ब्स ज्यादा हो गए। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी रीजन हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिडिल इंग्लिश हैड पहले ये रीजन समझो, व्हाई डिड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स डिक्लाइन? स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को की कमी होने का, या आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश में जो स्ट्रॉन्ग वर्ब्स यूज करते हैं, ड्यू, ड्रॉन, ड्यू, ड्रॉ, ड्रॉ, ड्यू, ड्रॉन, इस तरह का जो इंटरनल वॉवेल चेंज होता है, ये क्यों होता है? तो पहला पॉइंट कहा जा रहा है, नियरली अ थर्ड ऑफ ऑल ओल्ड इंग्लिश वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, सिंपली डाइड आउट ड्यूरिंग द मिडिल इंग्लिश पीरियड। नियरली जितने भी स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे, ओल्ड इंग्लिश के स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे, वो डाई आउट कर गए ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका कारण ये था कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में फ्रेंच का डोमिनेंस चल रहा था। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के बाद फ्रेंच वर डोमिनेटिंग और रूलिंग द रूस्ट इंग्लैंड पे। अब फ्रेंच स्क्राइब्स जो थे, जो ट्रांसलेट करते थे, उनके लिए ज्यादा अक्वेंटेड लैंग्वेज, ज्यादा फेमिलियर लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज थी। अब वो जब इंग्लिश को ट्रांसलेट कर रहे हैं, वर्क्स पे या लिख रहे हैं, तो फ्रेंच लैंग्वेज का इंफ्लुएंस तो दिखेगा ना उसमें। तो फ्रेंच वर्ड में, फ्रेंच लैंग्वेज में स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कम होते थे, वीक वर्ब्स ज्यादा होते थे, इसलिए वीक वर्ब्स का ये इतना ज्यादा आउटशाइन कर गया, आउट आउट स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को सप्रेस कर दिया। ठीक है, तो मेनी फ्रेंच वर्ब्स वर बोरोड इनटू इंग्लिश, ऑल ऑफ देम वर वीक। बहुत सारे वीक वर्ब्स को लिया गया। ठीक है, जिसको रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। सो दे इंक्रीज द वीक वीक ग्रुप, इसलिए वीक वर्ब्स का ग्रुप इंग्लिश में बढ़ गया, क्योंकि फ्रेंच में
ऑलरेडी वीक वर्ब ज्यादा यूज किए जाते थे और फ्रेंच स्क्राइब्स ने वही यूज किया। ठीक है, यहां तक समझ आई होप कि क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Even native strong verbs started being conjugated like weak verbs by analogy। मतलब कुछ ऐसे strong verbs थे नेटिवली जिसको वीक वर्ब्स का ही ट्रीटमेंट मिलने लगा, यानी जिसमें सफिक्स ऐड करके ईडी ऐड करके उसका पास्ट टेंस बनाया जाने लगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से वर्ड में हुआ, क्लाइम में, हेल्प में, वॉक में। ओरिजिनली ये स्ट्रॉन्ग वर्ब्स थे बट नाउ इसको वीक वर्ब्स की तरह ट्रीटमेंट मिलता है। अब ओरिजिनली थे मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें भी कुछ इंटरनल पहले वॉवेल का शिफ्ट हुआ करता था, लेकिन अब ये इंटरनल वॉवेल जैसे ड्रॉ का DRAW, अब इस ए पे असर होगा तो DREW, ये ई बना दिया मैंने। तो ये जो वॉवेल में चेंजेस हुआ इसमें भी कुछ हुआ करता था बट अब नहीं होता, अब इसमें सिर्फ ईडी को ऐड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है सम वर्ब्स दैट बिकेम वीक स्टिल केप्ट देयर स्ट्रॉन्ग ओल्ड पार्टिसिपल फॉर्म बट ओनली व्हेन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ पुराने स्ट्रॉन्ग ओल्ड पार्टिसिपल वर्ब फॉर्म्स आज भी सरवाइव करते हैं बट वो एडजेक्टिव्स की तरह मेजरली यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण की तरह पे, नाउन के पहले लगा। अब जैसे समझ लो यहाँ कुछ वर्ड्स है, लेडन इसमें ईएन लगा हुआ है, मॉल्टन ईएन लगा हुआ है, रॉटन ईएन लगा हुआ है, शेवन ईएन लगा हुआ है, क्लोवेन ईएन लगा। अब यहाँ एक बेसिक वर्ड देखो रॉटन, मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ रॉटन फ्रूट। फ्रूट क्या है, नाउन है। अब इस नाउन के पहले मैंने अगर रॉटन लगा दिया तो रॉटन क्या बन गया, सड़ा हुआ फ्रूट, यानी मैं वर्ब की तरह यूज नहीं कर रहा हूं, इसे एक मैं एडजेक्टिव की तरह यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो सम स्ट्रॉन्ग ओल्ड पार्टिसिपल फॉर्म सर्वाइव्ड बट मेजरली वी यूज दीज वर्ड्स एज एन एडजेक्टिव्स, ये विशेषण की तरह यूज होते हैं। अब वर्ब्स में और क्या चेंज हुआ, तो अब समझ में आ गया कि वीक वर्ब्स आउट नंबर कर गए किसको, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को। ठीक है, अब चेंज होता है टेंस में, अब चेंज होता है टेंस में। टेंस में क्या चेंज होता है, सबसे पहली बात कि ओल्ड इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं होता था, मिडिल इंग्लिश में शैल एंड विल का यूज किया जाने लगा और फ्यूचर टेंस निकल के आया, इवॉल्व हुआ। ओल्ड इंग्लिश हैड नो डेडिकेटेड फ्यूचर टेंस फॉर्म, मिडिल इंग्लिश began using shall and will before the verb to express future meaning just as shall and will work today। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको एग्जामिनेशन या जीपीएससी के क्वेश्चन में आता है एक्सप्लेन मिडिल इंग्लिश ग्रामर, नाउन से स्टार्ट करेंगे, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करेंगे, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, एंड वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे। ये चारों चीज पे अगर तीन तीन लाइन भी अगर आप लिख लोगे, वैलिड पॉइंट्स लिखोगे, कॉन्क्रीट पॉइंट्स लिखोगे विद एग्जांपल्स, आई डोंट थिंक एनीवन इज गोइंग टू कट योर मार्क्स। ओके, और अगर होलिस्टिकली क्वेश्चन सिर्फ पूछ दिया कि एक्सप्लेन मिडिल इंग्लिश ओवरऑल, तब तो वहां ओल्ड मिडिल इंग्लिश ग्रामर के बारे में भी लिख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मिडिल इंग्लिश स्पेलिंग्स के बारे में भी लिख सकते हो, मिडिल इंग्लिश वोकैबुलरी लिख सकते हो, मिडिल इंग्लिश सिंटैक्स भी लिख सकते हो। तो हो सकता है आइसोलेटेडली अगर क्वेश्चन पूछता है एक्सप्लेन मिडिल इंग्लिश ग्रामर, तो फिर ग्रामर का सिर्फ एस्पेक्ट लिखना है, तब हम सिंटैक्स का वोकैबुलरी का नहीं लिखेंगे। अगर मिडिल इंग्लिश सिंटैक्स पूछा आइसोलेटेडली तो सिर्फ सिंटैक्स का लिखें, लेकिन ओवरऑल द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश अगर पूछ दिया फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, तो हम स्काई इज द लिमिट। आपके पास मैंने ऑलरेडी काफी सारे कीवर्ड्स एंड डेटा मैंने दे दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4 दैट इज मिडिल इंग्लिश सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स मींस द ऑर्डर एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एज इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स डिसअपियर्ड। इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, एंडिंग्स वर्ड के लास्ट में लगता था। वर्ड ऑर्डर बिकेम फार मोर इंपॉर्टेंट, हियर इज द रीजन। वर्ड ऑर्डर क्या, आगे हम लोग समझते हैं अभी। ठीक है, वर्ड ऑर्डर को ऑलरेडी मैंने प्रीवियस सेशंस में बता दिया है, बट आई होप कि इसे अभी मैं फिर से समझाऊंगा। इन ओल्ड इंग्लिश द एंडिंग्स ऑन द वर्ड यू टोल्ड रोल इट प्लेड। ठीक है, इन ओल्ड इंग्लिश द एंडिंग ऑन द वर्ड टोल्ड यू व्हाट रोल इट प्लेड, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे हो गया
सेंटेंस के लास्ट में जो लिखा जाता था, वर्ड रखा जाता था, वो हमें बताता था कि वो क्या रोल प्ले करता है, सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। वर्ड ऑर्डर फिक्स नहीं था। जैसे आज कहने का मतलब क्या हो गया, आज हम लोग पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर वर्ब को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो सब्जेक्ट है वो कौन है, वो एक्शन करने वाला डूअर है। वर्ब कौन है, वर्ब है इज द मेन एक्शन, एंड ऑब्जेक्ट कौन है, रिसीवर ऑफ एक्शन, जो काम को झेल रहे हैं। बट ये जो फॉर्म है वर्ड ऑर्डर का कि जो एक्शन करेगा डूअर वो पहले रहेगा, फिर आएगा वर्ब और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ये पहले ये इस तरह से सेंटेंस के सिंटैक्स को, इंग्लिश के सिंटैक्स को कैटेगराइज नहीं किया जाता था। ठीक है, तो कैसे किया जाता था समझते हैं। In Old English, endings on a word told you, on a word told you what it role played, subject, object, indirect object, etc. So you could arrange words in a sentence and still understand it. Once those endings vanished in Middle English, you needed a fixed word order to avoid confusion. For example, if the subject and the object looked identical, only the order comes first. Could you tell who did what? कहने का मतलब है, अगर मैं बोलता हूं I broke the pen, तो आपको समझ में आ रहा I is the subject, broke is the verb and pen is the object. बट अगर मैं लिखूं कि pen broke me, या मान लो ऐसे लिखता हूं me broke the pen, क्या ये तरीका सही है? me broke the pen, नहीं, गलत है। तो एक प्रॉपर तरीके से लिखना पड़ेगा कि वर्ब जो शुरू में रहे, सॉरी, जो वर्ड शुरू में रहेगा सब्जेक्ट, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं रहना चाहिए। मी ब्रोक द पेन, मीनिंग समझ में आ रहा है, बट आज एक मॉडर्न रीडर, एक मॉडर्न इंग्लिश लर्नर के हिसाब से दैट इज एब्सर्ड। तो ये चेंजेस हुआ था, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आखिर चेंजेस क्या हुआ। ठीक है, अब चलो देखते हैं आगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ड ऑर्डर। The subject generally came before the verb, one exception only when sentence started with an adverbial phrase, a phrase that adds extra meaning like well or yesterday. The verb could come before the subject. अब इसका मतलब क्या हो गया? नॉर्मली इसको थोड़ा मैं नीचे लिखता हूं, पहले इसको समझा देता हूं कि इन ओल्ड इंग्लिश द पर्सन कम्स एज एन ऑब्जेक्ट। जैसे अगर मी वॉज गिवन अ बुक, मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन मिडिल इंग्लिश में इसको चेंज किया गया, बोला गया कि फर्स्ट पर्सन में रहेगा ये और इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा, तो मी हम लोग यूज नहीं कर सकते, आई का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, आई वॉज गिवन द बुक। तो सबसे पहले तो ये चेंज किया गया। ठीक है, दूसरा ये है कि आपको एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का ऑर्डर को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब आप ऑब्जेक्ट को शुरू में नहीं लगा सकते। दूसरा एक और बात है जो अभी यहां पे मैंने पढ़ा, उसे मैं समझा देता हूं। ये वाला यहां जो हमने पढ़ा कि द सब्जेक्ट जनरली कम्स बिफोर द वर्ब, क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट जो होता है वो जनरली वर्ब के पहले आता है, हम लोगों ने पढ़ा। बट कुछ एक्सेप्शन है आज भी मॉडर्न इंग्लिश में, जब ये कभी कभी हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले उठा के रख सकते हैं, आज भी है, आज भी ये चीज होता है। ये कहां यूज होता है? इन्वर्जन के टॉपिक में। तो इसको पहले समझ लो, ये कब होता है? जब ये एडवर्ब फ्रेज, जहां मैं कर्सर मूव कर रहा हूं वहां पे ध्यान दो, अगर सेंटेंस किसी एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वेल, यस्टरडे, तभी हम ये वाला कंडीशन को यूज कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब को हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, थोड़ा इसे इरेज कर देता हूं। ठीक है, चलो देखो, अगर मैं बोलूं आई गो,
आई पहले आया, गो वर्ब था, गो के पहले सब्जेक्ट आया। लेकिन अगर मैं एक सेंटेंस देता हूं, यहां देखना, हियर कम्स राम। अब यहां देखो कि सेंटेंस शुरू हुआ हियर से। राम क्या है? राम यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सब्जेक्ट के पहले कम्स लगा हुआ है, यानी सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगा हुआ है। सब्जेक्ट के बाद नहीं लगा, सब्जेक्ट के पहले लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हियर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्बियल फ्रेज नहीं है, फ्रेज से भी स्टार्ट हो सकता है, यहाँ एडवर्ब है, सिंपल एडवर्ब याद रखो। तो अगर किसी एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत की जाएगी तो ही हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अदरवाइज हमें सब्जेक्ट को पहले रखना है एंड वर्ब को बाद में रखना है, वही तरीका यूज होगा। तो ये था सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है डबल नेगेटिव्स। डबल नेगेटिव्स कहने का मतलब है, आपने इंग्लिश में या अभी भी कभी भी मॉडर्न ग्रामर में हम लोग क्या पढ़े कि दो नेगेटिव वर्ड हम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, दो नेगेटिव वर्ड, जैसे अब यहां पे मैं लिखता हूं, अगर मैं लिखूं आई डू नॉट हैव नो मनी, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, सर नॉट एक नेगेटिव वर्ड है, नो भी एक नेगेटिव वर्ड है, ये दो नेगेटिव्स हम यूज नहीं कर सकते। अब आप क्या बोलोगे, सर ऐसा करिए नो को हटा दीजिए, तब ये ग्रामेटिकली सही हो गया, मतलब आई डोंट हैव मनी। या कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा करिए नो की जगह पे एनी कर दीजिए, ठीक है, ये सही हुआ। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग यही करते हैं। मिडिल इंग्लिश में क्या होता था? मिडिल इंग्लिश में दो या दो से ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अलाउड था, ठीक है। अब इसी को समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसी को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि एक्चुअली क्या होता था वहां पे। चलो देखते हैं हम लोग। चेंजेस इन नेगेटिव्स, डबल नेगेटिव्स, मिडिल इंग्लिश टू मॉडर्न इंग्लिश। यहाँ मिडिल टू मॉडर्न की बात की जा रही है, ओल्ड टू मॉडर्न की बात नहीं, ओल्ड टू मिडिल की बात नहीं की जा रही है। इन मिडिल इंग्लिश इट वाज नॉर्मल टू यूज मल्टीपल नेगेटिव वर्ड्स। आप मिडिल इंग्लिश में मल्टीपल नेगेटिव वर्ड्स का यूज कर सकते थे। इन वन सेंटेंस these negatives did not cancel each other, they made the sentence more strongly negative। जितने ज्यादा नेगेटिव वर्ड्स होंगे उतना ज्यादा सेंटेंस को नेगेटिव माना जाएगा, जो कि आज के हिसाब से टोटली वियर्ड एंड एब्सर्ड है, रिडिकुलस है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आई ने यहाँ नेगेटिव वर्ड है, सेड नॉट नेगेटिव वर्ड है, नथिंग का नो नेगेटिव वर्ड है, यानी ने पहला, नॉट दूसरा, नो तीसरा, तीन तीन नेगेटिव वर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। आई ने सेड नॉट नथिंग, इसका मतलब है कि मैंने कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे ये मिडिल इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये सही माना जाता था, और इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव वर्ड सेंटेंस के फॉर्म में देखा जाता था, ठीक है। अब फिर इसमें चेंजेस क्या आया? देयर वॉज अ स्मॉल नेगेटिव वर्ड एनी प्लेस बिफोर द वर्ब, यहाँ पे जहां पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूं। ओवर टाइम एनी डिसअपियर्ड, ये जो एनी वर्ड यहाँ पे दिख रहा है इसको हटा दिया गया कुछ समय के बाद, एंड वर्ड्स लाइक नॉट, नो मूव्ड आफ्टर द वर्ब एंड बिकेम द मेन नेगेटिव्स। मतलब ने को, एनी को हटा दिया गया, नो और नॉट को बस रखा गया। और मॉडल इंग्लिश में सिर्फ एक ही अलाउड हुआ, यानी डबल भी अलाउड नहीं हुआ। बट हाँ एक एक्सेप्शन है, अमेरिकन इंग्लिश में आज भी लोग डबल नेगेटिव वर्ड्स का यूज करते हैं। बहुत सारे मूवीज में कहा जाता है आई एंट हैव नो मनी, वो डू नॉट नहीं बोलेंगे, आई एंट हैव नो मनी, आई एंट नो नथिंग अबाउट हिम। ये अमेरिकन इंग्लिश में इसको यूज करते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश इसको अलाउड नहीं करता। ब्रिटिश इंग्लिश में डबल नेगेटिव्स अलाउड नहीं होता है। रिटन फॉर्म में एक स्टैंडर्ड इंग्लिश की तरह देखा जाए तो इसे हम अलाउड नहीं करते, अमेरिकन इंग्लिश में इसे यूज किया जाता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है? चलो
तो द मेन नेगेटिव्स, तो इन मॉडर्न इंग्लिश ओनली वन नेगेटिव इज यूज्ड इन स्टैंडर्ड ग्रामर, जैसे आई डिड नॉट से एनीथिंग। अगर हम आई डिड नॉट से नथिंग कर दे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश आज भी उसको सही बोलेगा, मूवीज में देखते हैं हम, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मल्टीपल नेगेटिव्स वर नॉर्मल अर्लियर बट लेटर इंग्लिश चेंज टू यूजिंग ओनली वन नेगेटिव एंड एनी, तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, ठीक है। चलो तो वी विल डू अ क्विक समरी। ये सारे टॉपिक्स पे ऑलरेडी डीपली वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव डन अ डीप डाइव onto this, but again it is very crucial for us to summarize। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात गाइस, आपको मैं हर सेशन के बाद जो क्वेश्चंस देता हूँ, सीरियसली तुरंत वीडियो देखने के बाद या पीडीएफ पढ़ने के बाद मत लिखना, एक प्री राइटिंग करना बहुत जरूरी है। याद रखना, प्री राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज प्री राइटिंग करते समय, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल इंग्लिश ग्रामर पे लिखने वाले हो, तो मिडिल इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले आप देखो कि नाउन में क्या क्या चेंजेस हुआ, केसेस में चेंज हुआ, एडजेक्टिव पहले जेंडर स्पेसिफिक था, नंबर स्पेसिफिक था, वो हटा दिया गया। वर्ब में जैसे कि स्ट्रॉन्ग वर्ब्स को लगभग डाइल्यूट हो गए, वीक वर्ब्स आउट नंबर हो गए, ठीक है। तो इसका एक प्री राइटिंग अगर आप कर लोगे अच्छे से ना, अगर आप प्री राइटिंग कर लोगे पहले, तो क्या होगा, कीवर्ड्स अच्छे से रिकॉल कर पाएंगे हम। और अगर एग्जाम में ट्विस्टेड कर दे तरह से क्वेश्चन को, थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड कर दे, तो भी आप टैकल कर लोगे, ठीक है। सो हियर्स अ क्विक समरी। सबसे पहले स्पेलिंग हमने पढ़ा था कि नॉर्मन स्क्राइब्स ने जो फ्रेंच हैबिट्स को इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश में, टीएच और एसएच साउंड को यूज किया, ठीक है। एसएच मतलब शिप को पहले एससीआई एफ लिखते थे वो लोग, फिर हम लोग एसएचआई पी लिखने लगे, ठीक है। फिर ओ और आउ साउंड हुआ, साइलेंट ई हुआ, और लॉन्ग वॉवेल्स का यूज किया जाने, ये ई का यूज किया जाने लगा लॉन्ग वॉवेल्स के लिए। ये डीपली मैंने बता दिया ऊपर वक्त में, ये पीडीएफ के शुरू में मिल जाएगा आपको। नाउन्स, नाउन्स में मैंने बताया था कि ग्रामेटिकल जेंडर खत्म हो चुके थे, ग्रामेटिकल जेंडर्स खत्म हो चुके थे, एंड ईएस बिकेम द स्टैंडर्ड प्लूरल फॉर्म, केसेस रिड्यूस टू टू। केसेस भी बहुत सारे थे नाउन में, केसेस बस दो बच गए। और ये ईएस कहने का मतलब क्या है, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है प्लूरल। एक सेकेंड, थोड़ा मेरे हाथ में पेन है गाइस, ड्यू टू एक्सीडेंट, मुझे लिखने में दिक्कत हो रहा। ईएन लगा, तो ईएन जो था चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, तो ईएन वाला प्लूरल फॉर्म अब कम यूज होता है, एस वाला ज्यादा होता है। बॉय का बॉयज, पेन का पेन्स, कार का कार्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, ऑक्स का ऑक्सन। ये जो ईएन सफिक्स ऐड करके हम लोग यूज कर रहे हैं वो कम हो गया, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव्स में क्या चेंजेस हुआ, ऑल एंडिंग सिंप्लीफाइड टू ई देन डिसअपियर्ड। सारे एडजेक्टिव्स ई में सिंप्लीफाइड हुए थे। आपको मैंने बताया था कि पहले कि एडजेक्टिव्स में क्या होते थे, एडजेक्टिव्स में जनरली पहले नंबर्स की बेसिस पे होते थे। आज हम लोग गुड मैन के लिए भी यूज कर सकते हैं, गुड वुमेन के लिए भी यूज कर सकते हैं, गुड मेन के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब मेल के लिए भी गुड, फीमेल के लिए भी गुड, मैस्कुलिन फीमेलिन के लिए सेम, और प्लूरल अगर आ गया तो भी गुड। कभी भी जेंडर और नंबर स्पेसिफिक एडजेक्टिव नहीं होता हमारे लिए, लेकिन ओल्ड इंग्लिश में होता था, मिडिल इंग्लिश में इसको सिंप्लीफाई करके चेंजेस किया गया ई में, फिर बाद में ई को भी हटा दिया गया। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जैसे हम लोग टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर बोलते हैं, उसमें ईआर का यूज करते हैं, टॉलर में ईआर का यूज करते हैं, सुपरलेटिव ईएसटी लगाते हैं, टॉलेस्ट। इससे में इसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड हुआ कि कुछ वर्ड्स के लिए अब मोर और मोस्ट का यूज करने लगे थे, जैसे आज हम लोग मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, तो मोर और मोस्ट जो यूज होने लगा वो मिडिल इंग्लिश से यूज होने लगा। पहले मोर और मोस्ट जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं हम लोग एडजेक्टिव्स में, उसके लिए नहीं यूज होता था, ये मिडिल इंग्लिश में आया। ये पॉइंट आपको लिखना है और ये काफी इजी पॉइंट है। प्रोनाउंस में भी हमने पढ़ा कि डुअल नंबर्स गॉन, सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल बचा। सिंगुलर, डुअल और प्लूरल में जो बीच वाला डुअल था वो एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद डेटिव और एक्यूजेटिव फॉर्म को मर्ज कर दिया गया। मर्ज करके कौन सा फॉर्म बनाया गया, यहाँ पे लिखा हूं नहीं, बट मैं लिख दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में उसे बनाया गया, ठीक है। थोड़ा सा जस्ट फॉरगिव माय हैंड राइटिंग हियर, थोड़ा मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया गया, डेटिव केस, एक्यूजेटिव केस,
मर्ज होके ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया, और दे और देम को बोरो किया गया स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज से। दे और देम फ्रेंच लैंग्वेज से बोरोड नहीं है। वर्ब्स में क्या चेंज हुआ, एंडिंग्स बदल गए, वीक वर्ब्स जो थे वो डोमिनेट करने लगे, और फ्यूचर टेंस का इंट्रोडक्शन होता है। ओल्ड इंग्लिश में फ्यूचर टेंस नहीं यूज होता था, मतलब कोई डेडिकेटेड वर्ड नहीं था। फिर सिंटैक्स में क्या है, सिंटैक्स में हमने देखा कि वर्ड ऑर्डर, फिक्स्ड वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्म जो है, ये जो तरीका है लिखने का, ठीक है मतलब लेफ्ट टू राइट, उर्दू में राइट टू लेफ्ट लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट लिखने का तरीका ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बना, मतलब वर्ड ऑर्डर को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से यूज किया जाने लगा, और डबल नेगेटिव्स नॉर्मल थे। मॉडर्न इंग्लिश में डबल नेगेटिव्स खत्म हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो तो गाइस कुछ क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको होमवर्क, आप लिख के मुझे सेंड कर सकते हो ग्रुप में। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ नॉर्मन स्क्राइब्स चेंज्ड English spelling during Middle English period. What were the main spelling changes they introduced and why did these things happen? ठीक है, इसका डेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, मैंने समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा ये कितने मार्क्स का होगा, 7 मार्क्स ईच, ये 7 मार्क्स ईच, क्योंकि ये सेक्शन 35 मार्क्स का है, टोटल 35 मार्क्स का आता है। इसमें आपको 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, और 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स के होंगे, तो 5 7 जा 35, तो ये 7 मार्क्स है हर क्वेश्चन का। तो 7 मार्क्स के लिए 100 to 50 वर्ड्स का, एटलीस्ट 100 to 150, फिर 150 ठीक है, उतना वर्ड लिमिट होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आता है, मिडिल इंग्लिश सॉ मेजर चेंजेस इन ग्रामर्स ऑफ नाउन्स, adjectives and pronouns. Describe these changes in detail, explaining how each parts of speech was simplified compared to Old English. ठीक है, थर्ड क्या कह रहा, how did the disappearance of inflectional endings affect the syntax of Middle English sentences? Explain the changes in word order and the use of double negatives with suitable examples. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस लिखो, 7 मार्क्स ईच, वर्ड लिमिट 150 वर्ड्स, ठीक है, और आप ग्रुप में सेंड कर सकते हो, ठीक है। I'll make sure that I'll do fair justice to your answers. I'll try to rectify the errors or maybe the loopholes through which you can acquire maximum marks, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस अगले सेशन पे, till then happy learning and bye for now.